चेंज ऑफ स्टेट। देखो, चेंज ऑफ स्टेट का मतलब आपको मालूम है कि इट इज़ द फिनोमिनन इन विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे सॉलिड से लिक्विड, गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, लिक्विड से सॉलिड। कोई भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सब्सटेंस जब मूव करता है ना। अब इसमें जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसे मेल्टिंग कहेंगे। लिक्विड से गैस या वेपर में चेंज हो रहा है तो उसे वेपराइजेशन कहेंगे। लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे फ्रीजिंग कह देंगे। और गैस से लिक्विड में आ रहा है तो कंडेंसेशन कह देंगे। ठीक है ना। अब इसी में टर्म आता है मेल्टिंग पॉइंट कि व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड देन द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये ध्यान रखें, नेम्ड एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। यानी समझ गए ना कि ऐसा नहीं जब सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा जिस टेम्परेचर पर, सारे से कोई मतलब नहीं होता। जैसे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा तो उस टेम्परेचर को नाम करेंगे हम। और ये ध्यान रहे कि जिस दौरान ये सब कुछ हो रहा हो तो प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप कहोगे कि साहब मान लिया प्रेशर एटीएम से ज़्यादा है या कम है तो मेल्टिंग पॉइंट ये नहीं होगा तो सही, सॉलिड मेल्ट भी होगा, लेकिन जिस टेम्परेचर पर वो होगा वो उसका एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट तभी माना जाएगा जब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। और इसमें दूसरी बात ये कह रहा हूँ मैं, वी कैन से दैट एट दिस टेम्परेचर है ना सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। क्योंकि जो पोर्शन सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो लिक्विड पोर्शन हो गया, पार्ट हो गया, बट अभी स्टिल सॉलिड भी तो बचा हुआ है, तो दोनों स्टेट एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, ऐसे बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। इसे जो मैंने सॉलिड लिखा ना, व्हेन लिक्विड इज हीटेड देन टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू वेपर एट नॉर्मल एटीएम प्रेशर, चेंज करके लिख लेंगे। अब बॉइलिंग फिनोमिनन को तो समझो, देखो बच्चों कि जैसे ये लिक्विड मैंने लिया हुआ है और लिक्विड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, ये मॉलिक्यूल ना बाहर नहीं जा पा रहे, ये लिक्विड के अंदर तो मूव कर रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे। कारण कि जैसे कोई लिक्विड मॉलिक्यूल बाहर जाने की कोशिश करता है तो अदर्स मॉलिक्यूल जो है जो नीचे रह गए वो उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, और उनके अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि ये मॉलिक्यूल जो जाना चाह रहा था वो जा ही नहीं पा रहा। तो आपने हीट करना शुरू किया, इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग गई, है ना। जिन जिन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई वो धीरे धीरे लिक्विड की सरफेस को छोड़कर जाने लगे। बट ये लिक्विड की सरफेस के ऊपर ही किसके फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, और इनके इकट्ठा होने से एक वेपर प्रेशर बनने लग गया, है ना। ऊपर से एटीएम प्रेशर लग ही रहा है। अब आप नोटिस करो कि जब तक ये एटीएम प्रेशर भी वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा तब तक ये मॉलिक्यूल जा ही नहीं पाएंगे। अब धीरे धीरे आप हीट करते और मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में यहाँ इकट्ठा होते जा रहे हैं, और एक कंडीशन ज़रूर ऐसी आएगी जब ये वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटीएम प्रेशर के बराबर होगा। और जैसी कंडीशन आएगी तो है ना लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक साथ ऊपर उठेंगे और आपका लिक्विड बॉयल करने लगेगा। तो इसका ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि एट द टाइम ऑफ बॉइलिंग दिस वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझे ना। अब आपके सीखने की बारी है कि अगर किसी वजह से ये प्रेशर कम हो जाए, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे हैं, तो आपका जो लिक्विड होगा वो पहले के रिस्पेक्ट में कम टेम्परेचर पर बॉयल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल जल्दी हो जाएगा क्योंकि वो कम है। और अगर ये ज़्यादा है तो इस प्रेशर को ज़्यादा होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिएगा, तो ऑब्वियसली आपका लिक्विड देर में बॉयल होगा। यानी जो बॉइलिंग पॉइंट है जिसे आप टेम्परेचर कह रहे हो वो प्रेशर के साथ बदल जाएगा, है ना। प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा तो कम हो जाएगा। इसी में दूसरा प्रोसेस आता है सब्लिमेशन। पता आपको अच्छे से, द फिनोमिनन इन विच अ सॉलिड कन्वर्ट्स डायरेक्टली इनटू वेपर, यानी कि लिक्विड स्टेट में नहीं आता, ठीक है ना, विदाउट कमिंग लिक्विड स्टेट। जैसे कैम्फर की वेपर बनेगी, नेफ्थलीन से वेपर बनेगी, ये सब इसके एग्जांपल आते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म है रीगलेशन। रीगलेशन में देखो मैंने एक आइस का पीस लिया हुआ, उसके ऊपर ये थ्रेड बांध दिया, दोनों तरफ वेट है, इससे प्रेशर पड़ रहा है। तो जहाँ जहाँ प्रेशर बढ़ रहा है आइस मेल्ट होगी, थ्रेड नीचे मूव करेगा। यानी कि जैसे ही वो प्रेशर नीचे मूव करेगा तो आइस जो मेल्ट हुई थी वो दोबारा से फ्रीज हो जाएगी। तो धीरे धीरे थ्रेड नीचे मूव करता जाएगा, जहाँ जहाँ थ्रेड होगा प्रेशर बढ़ेगा, आइस मेल्ट होगी, थ्रेड नीचे जाएगा, प्रेशर हट जाएगा, जो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा था वो आइस फिर फ्रीज हो जाएगी। तो द फिनोमिनन इन विच आइस मेल्ट्स ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड इट फ्रीजेज अगेन व्हेन दैट प्रेशर इज रिमूव्ड कॉल्ड रीगलेशन। ठीक है ना। इवेपोरेशन क्या हुआ, द फिनोमिनन इन विच अ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट, नेम्ड एज इवेपोरेशन। और देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, इन दिस प्रोसेस द लिक्विड इज नॉट एक्चुअली हीटेड, आप उसे हीट ही नहीं कर रहे हो। इन दिस प्रोसेस क्या होता है, फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड कोलाइड विद ईच अदर,
ड्यूरिंग देयर मोशन, हैंस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस बिटवीन दैम। इससे क्या होगा, इट रिजल्ट्स द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सम मॉलिक्यूल्स एंड दीज मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। जिनकी एनर्जी बढ़ेगी ऑब्वियसली वो लिक्विड की सरफेस से भाग जाएंगे, नीचे वाले मॉलिक्यूल उन्हें खींचते रहेंगे लेकिन उनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है और वो इस कारण भागेंगे, है ना। ये भी इवेपोरेशन। तो आप देखो ना, इसमें गर्म ही नहीं कर रहे आप लिक्विड को। मैं लिक्विड को गर्म करने से मकसद क्या हमारा कि उसके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देना, तो वो एनर्जी अगर उन्हें आपस में मिल रही है, एटमॉस्फेयर से मिल रही है, तो ठीक है, तब भी चले जाएंगे वो। अब इसमें क्या है कि ड्यूरिंग इवेपोरेशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हायर काइनेटिक एनर्जी एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, हैंस मॉलिक्यूल्स ऑफ लोअर काइनेटिक एनर्जी आर केप्ट इन द लिक्विड। जो बच गए वो लो काइनेटिक एनर्जी के हैं, और जब लो काइनेटिक एनर्जी के तो इसका मतलब एवरेज एनर्जी ऑफ लिक्विड वो भी डिक्रीज हो गई और इसलिए इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो इवेपोरेशन के बाद जो टेम्परेचर है लिक्विड का वो कम हो जाता है। ऐसा हमने कई बार देखा, जैसे हम लोग खेल कर आते हैं और हमें स्वेट आ रखा होता है, यानी पसीना आ रखा होता है ना, तो पंखे के नीचे जैसे हम लोग बैठते हैं तो हमें ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि उसका इवेपोरेशन होता है, जो स्वेट हमें आ रखा होता है उसका इवेपोरेशन हो रहा होता है, और जब इवेपोरेट हो जाता है वो पूरी तरीके से, उसके बाद हम देखते हैं फिर हमें गर्मी लगने लगती है। ऐसे स्प्रिट को हाथ पे लो, है ना, इवेपोरेट होकर चली जाएगी, हाथ ठंडा हो जाएगा। ऐसे फर्श पर पानी डालो, फर्श सूख जाएगा थोड़ी देर में, इवेपोरेशन हो जाएगा उस वाटर का, और वो जो फ्लोर होगा आपका वो ठंडा लगने लगेगा। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अर्थन पॉट है ना, उसको मैं समझा रहा हूँ। देखो कि वाई डज वाटर कूल इन अर्थन पॉट, तो क्या कहते हैं, देयर आर स्मॉल पोर्स इन द अर्थन पॉट एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विच हैव हाई काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट ऑफ फ्रॉम दीज पोर्स एंड फाइनली इवेपोरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। समझे ना, उन पोर्स के थ्रू मॉलिक्यूल बाहर आ रहे हैं, उनका इवेपोरेशन हो रहा है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। इन दिस वे द मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग इन द वाटर आर दोज हुज काइनेटिक एनर्जी स्मॉल। ठीक है, हैंस एवरेज एनर्जी ऑफ वाटर डिक्रीज होगी, which results the decrease in temperature, so it becomes cool. इसको आप खुद से करेंगे एक्सप्लेन, हाउ डज we obtain cool air from the cooler, क्या हो रहा प्रोसेस उसको समझाओगे। नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। देखो दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, एक तो वो जो मेल्ट होने पर एक्सपेंड होंगे जैसे वैक्स और सल्फर है, एक वो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मेल्टिंग पर, आइस है, बिस्मथ है। तो इनका कहना क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दो सॉलिड्स इंक्रीजेस, है ना, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर विच एक्सपेंड्स ऑन मेल्टिंग। जो मेल्ट होने से एक्सपेंड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा प्रेशर के साथ, जैसे वैक्स और सल्फर है। बट मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर फॉर दो सॉलिड्स विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग, जैसे आइस है, कास्ट आयरन है, बिस्मथ है। तो दो तरह की बातें हैं यहाँ पर, है ना। और प्रेशर इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट, अभी मैंने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन आउटसाइड प्रेशर एंड वाइस वर्सा। अब आप नोटिस करो, एक एटीएम प्रेशर पर जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो 100 डिग्री सेल्सियस और 2 एटीएम पर वो 128 है, ठीक है। अब देखो जैसे ही कहते हैं प्रेशर कुकर बाय वेजिटेबल मैट्स इजीली कुक हो जाते हैं जल्दी से, क्योंकि प्रेशर कुकर में क्या होता है, द प्रेशर बिकम्स वेरी हाई, अप्रॉक्सीमेट 2 एटमॉस्फेयर। सो वाटर बॉयल्स एट टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, लगभग 128 पर। सो वेजिटेबल विल आल्सो भी, है ना, एट दिस हाई टेम्परेचर एंड हैंस मेल्ट्स इजीली। अब तुम नॉर्मल अगर बाहर इसको बॉयल करोगे किसी दूसरे कंटेनर में जो कुकर नहीं है, तो वहाँ तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 ही होगा, पानी 100 पे बॉयल होगा, यहाँ 128 पर हो रहा है। तो हाई टेम्परेचर पर पानी बॉयल है तो सबसे जल्दी मेल्ट होगी ना। ऐसे ही इन हिल एरियाज बिकॉज एटमॉस्फेयर प्रेशर इज लो, सो बॉइलिंग ऑफ पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होगा तो क्या होगा, इट स्टार्ट्स बॉइलिंग एट टेम्परेचर लेस देन 100 सेंटीग्रेड। सो वेजिटेबल टेक्स मोर टाइम टू कुक। सीधी सी बात है, ठीक है ना। लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट का मीनिंग क्या है कि द अमाउंट ऑफ हीट टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है ना, कोई सब्सटेंस के यूनिट मास को तुम स्टेट चेंज कर रहे हो उसकी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो लेटेंट हीट है। देन अब आप नोटिस करो, देखो जैसे मैंने बोला एक वाटर है 40 डिग्री सेल्सियस पर, आप हीट करते हो तो पहले इसका टेम्परेचर बढ़ता है, फिर हीट करते हो तो ये स्टेट बदलने लगती है। स्टेट बदलते समय उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन ये पुटअप हुआ कि साहब ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने यहाँ हीट देनी शुरू की तो वो टेम्परेचर बढ़ा, और अब हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर नहीं बदल रहा, क्या फिनोमिनन हो रहा होगा। तो आप समझाओगे इनिशियली जो मॉलिक्यूल्स है ना 40 डिग्री सेल्सियस पर, जब आप उसे गर्म करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन एनर्जी बढ़ने के बाद ना मॉलिक्यूल सरफेस से बाहर नहीं जा पा रहे, तो लिक्विड के अंदर ही है,
तो लिक्विड के मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी तो लिक्विड की एनर्जी बढ़ेगी, इसलिए टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब इस टेम्परेचर पर लिक्विड आएगा और अब और गर्म करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी आ चुकी होगी कि और गर्म करने से वो लिक्विड की सरफेस को छोड़कर जाने लगेंगे। यानी इस टेम्परेचर पर जिनकी एनर्जी बढ़ रही है वो जा रहे हैं, तो अंदर कौन रह गए? अंदर तो वही रह गए जो कम एनर्जी वाले हैं। तो टेम्परेचर कैसे बदलेगा? टेम्परेचर तो तब बदलता कि जब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती और वो लिक्विड के अंदर ही रहते। बट अब क्या हुआ कि इस टेम्परेचर पर आने के बाद मॉलिक्यूल लिक्विड को छोड़कर जाने लग गए, तो ऑब्वियस है कि यहाँ तो वही मॉलिक्यूल रहेगा ना जिनकी एनर्जी पहले के बराबर है, तो टेम्परेचर क्यों बदलेगा? और इसीलिए इसको नाम दिया लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब था हिडन, है ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे लेटेंट हीट फ्यूजन जो है वो आइस की 80 कैलोरी पर ग्राम है। इसका मतलब हुआ कि 80 कैलोरी ऑफ हीट विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस इनटू वाटर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सेम बिल्कुल डेफिनेशन चल रही है। अब जैसे स्टीम की 540 कैलोरी पर ग्राम है, इसका मतलब 1 ग्राम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करोगे तो 540 कैलोरी हीट रिक्वायर होगी। यानी इट मीन्स 1 ग्राम ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड 540 कैलोरी ऑफ हीट टू कन्वर्ट इनटू स्टीम एट सेम टेम्परेचर। ये एक फिगर बना के समझाने की कोशिश की है। टेम्परेचर हीट है, जैसे -10 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है तो ऑब्वियस है आइस के फॉर्म में होगा। अब अगर आप इसे गर्म करोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, कब तक? 0 तक। ठीक है, 0 पर आने के बाद आप हीट देंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। हीट तो दी जा रही है बट टेम्परेचर कांस्टेंट है। हाँ, स्टेट बदल जाएगी। और गर्म करोगे वाटर बन गया, टेम्परेचर बढ़ेगा। देखो हीट भी दे रहे हैं आप, टेम्परेचर बढ़ रहा है 100 तक। 100 पर आने के बाद और गर्म करोगे तो स्टेट बदलनी शुरू हो जाएगी। और गर्म करोगे फिर वो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये सब वो सिखा रहा है जो आपने अभी अभी सीखा है। ओके।